ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ तक हो गए थे हमारे पास। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एसक्यूएल का क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट आपको कैसे पहचानना है? ठीक है, आप बताओ जल्दी से, कौन बताएगा क्या आंसर हो सकता है इसका? सी। सी वाले में क्या गलती है? डी होगा सर ना। स्टार लगा थे। पहले तो सी वाले बताओ, सी में क्या गलती है? स्टार में ऑल हो जाना चाहिए। स्टार की जगह वन होना चाहिए। ये किसने कहा भाई वन होना चाहिए? हाँ, ये गलती स्टार नहीं लगा सकते क्या काउंट में हम? ये गलती है कि स्टार लगा दिया। स्टार तो लग ही सकते हैं सर। नहीं बेटा, जिस जो बता रहे कि क्या नाम था तुम्हारा, आशीष, तुमने बताया था। स्टार में ऑल होता है सर ना। हाँ तो आप जो एग्रीगेट फंक्शन है उनको कैसे यूज करते हो, क्या क्या लिखा जाता है उसके पैरामीटर में, पता है आपको? एग्रीगेट फंक्शन के पैरामीटर में क्या लिखा जाता है? सर नहीं पता। मल्टीपल वैल्यू होता है सर एग्रीगेट में। एग्रीगेट फंक्शन के पैरामीटर में कॉलम का नाम लिखा जाता है। ठीक है, और या कॉलम के नाम की जगह आप जो है, जो काउंट वाला उसमें स्टार भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी में नॉर्मल कॉलम का नाम स्टैंडर्ड है वो लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर हम यूज कर रहे हैं काउंट वाला तो स्टार भी लिखा जाता है, दोनों में फर्क है। और आप वन टू कह रहे हैं ना कि वन वन लिखेंगे, तो वन लिखना बेटा वो हम रियल उसमें नहीं है, वो तो हम लिख देते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड वे नहीं है। अगर आपको मान लिया काउंट यूज करना तो दो तरीके हैं। काउंट में कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को अगर यूज करना तो उसका सही तरीका यही है कि उसके अंदर कॉलम का नाम लिखें। काउंट के अंदर स्टार भी लगा देते हैं, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये कॉलम का नाम लिखा, मान लिया आईडी नाम का कोई कॉलम है टेबल में। ठीक है, एक आपके पास टेबल है जिसमें आईडी लिखा हुआ, नेम लिखा हुआ, एज लिखी हुई है। इसमें 1 2 3 और 4 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है राम, राज, सैम, जॉन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और एज में यहाँ पे लिखा हुआ है 20 25। इसकी एज हमारे पास नल है, मान लिया हमें नहीं पता, इसकी एज 27 लिखी हुई है। तो जब काउंट आईडी करेंगे तो आईडी वाले कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यू है वो बताएगा। कितनी है? 4 है, तो 4 बताएगा। अगर काउंट एज करेंगे तो क्या बताएगा ये? एज वाले कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यू है, कितनी है? 3। 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, अब काउंट स्टार करेंगे, ये कॉलम का मतलब नहीं, ये बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज, उसमें नल या नोट नल का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, रोज बतानी, रोज कितनी टोटल टेबल में 4 रो है, यानी टेबल की कार्डिनलिटी बताता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर 4 ही आएगा। तो इन दोनों में फर्क ये होता है, अगर कॉलम का नाम लिखते हैं तो उस स्पेसिफिक कॉलम के बारे में बताता है, और अगर स्टार लगा देते हैं तो हमारे पास पूरी टेबल में कितनी रो वो बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, अब एक बच्चे ने बताया था बी वाला इसमें गलत है? देखो पहले तो समझ लेते हैं, यहाँ पे काउंट सीटी लिखा, सीटी मतलब कॉलम का नाम है। इसमें कहा फंक्शन विल काउंट नंबर ऑफ वैल्यू इन सीटी कॉलम एक्सक्लूडिंग द नल्स। अभी बताया कॉलम का नाम लिखने से कि उसमें जो नल वैल्यू को छोड़ के बाकी नॉन नल वैल्यू वो बताएगा काउंट करके, बिल्कुल सही बताया है इसने। ये कह रहा काउंट सिटी फंक्शन विल काउंट द वैल्यू इन सिटी कॉलम इंक्लूडिंग द नल, नल को इंक्लूड करके, नल को इंक्लूड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा काउंट स्टार विल काउंट नंबर ऑफ रोज इन क्वेरी आउटपुट इंक्लूडिंग नल। तो ये क्या है, ये हमारे पास काउंट करता है नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, नल वैल्यू भी इंक्लूड करके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। फिर कहा इक्वी जॉइन इज नॉट मैंडेटरी टू हैव सेम नेम और कॉलम टू कंपेयर
बोथ टेबल। नेचुरल जॉइन जो होता है उसमें दोनों टेबल में सेम कॉलम होने जरूरी है। ठीक है, इक्वी जॉइन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग कॉलम पे भी चल जाता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी वाला गलत है, गलत स्टेटमेंट इसमें पूछा है, तो इस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कॉलम। क्या आंसर होगा किसी कॉलम की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए? बहुत बी। होगा सर। है बी सर। बहुत होगा। एवीजी होता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ वही ए एवीजी बी वाला सी। फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। एवीजी हमारे पास क्या बताता है? एवरेज। एवीजी के अंदर भी हम यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, मान लिया कोई एज नाम का है, तो एज का एवरेज निकालना, तो सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे तो उसकी एवरेज एज निकल के आ जाएगी। इसमें भी नल वैल्यू नहीं ली जाएंगी एवरेज निकालने के लिए। नल वैल्यू केवल स्टार वाला जो काउंट स्टार है उसी में, उसमें तो टोटल रो आती है, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हमारे पास कहीं नल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, समझ आई बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनवैलिड है? एसक्यूएल की क्वेरी दे रखी, इसमें बताना आपको इनवैलिड स्टेटमेंट। बताओ बेटा। इनवैलिड स्टेटमेंट, पहले वाला स्टेटमेंट सही है गलत है? पहले सेलेक्ट गलत है सर। फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय गलत नेम है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन गलत। 5,000। क्या गलती है इसमें? इसमें वेयर का यूज ऑर्डर वाइज जो पहले दिया हुआ होगा। है तो पहले नहीं होना चाहिए सर। ऑर्डर बाई जो है, जितने भी हमारे पास क्लोज आते हैं सबसे बाद में जो है ऑर्डर बाई आता है। ऑर्डर बाई के बाद एक चीज आ सकती है बाद में, लिमिट। ठीक है, सेकंड लास्ट होता है। मतलब अगर जितने भी एसक्यूएल के क्लोज हैं सारे एक साथ लगा दिए जाएं तो ऑर्डर बाई सेकंड लास्ट होगा। ठीक है, उसके लास्ट में लिमिट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर बाई नहीं आता, ऑर्डर बाई वेयर के बाद में जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे इस वाली क्वेरी में करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 500 ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर बाई नेम। ये सही तरीका है इसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 ऑर्डर बाय नेम और सैलरी। एक साथ मल्टीपल चीजों से भी आप ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑर्डर बाय नेम लिखा और सैलरी लिखा, तो नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा, सैलरी भी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब हम यहाँ पे ये करते हैं, अब हमने नेम भी लिखा और सैलरी, ये सैलरी वाला तभी काम करेगा अगर नेम में डुप्लीकेट वैल्यू होंगी। अगर नेम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो इस सैलरी लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास एक नेम नाम का कॉलम है और एक सैलरी नाम का कॉलम है। नेम वाले में हमने लिखा हुआ है ABCAD इस तरह से, और सैलरी लिखी 10,000, 15,000, ठीक है, 20,000, 18,000, 17,000। ठीक है, ये लिखी हुई है। या यहाँ पे कर देता हूं मैं 12,000। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में करने पे क्या हो जाएगा, नेम हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, A फिर B फिर C फिर D ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास सैलरी है वो सैलरी कैसे हो जाएगी हमारे पास, ए की 10,000, इसकी हो जाएगी 12,000। ठीक है, और ये हो जाएगी 15,000, ये हो जाएगी 20,000, ये हो जाएगी 17,000। अब हमारे पास मान लिया ये मैंने 18,000 कर दी, तो यहाँ पे 18,000 होगी। ठीक है, अब आप देखोगे नेम तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है लेकिन सैलरी नहीं आई। तो ये जो है हमारे पास, अगर इस वाली क्वेरी को करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये वाली क्वेरी कर देंगे तो ये 12,000 ऊपर पहुंच जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनमें फर्क नहीं होगा, केवल इन दोनों में होगा, जहां पे सेम नेम आए हैं उन्हीं के लिए ये सैलरी काम करेगी। अगर नेम यूनिक है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कब काम करेगी, जब हमारे पास सैलरी
यूनिक होगी। चलो बेटा, ये समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या इसमें लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे कि इफ टेबल सेल्स कंटेन 5 रिकॉर्ड्स एंड शिवा एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरी, फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द बोथ क्वेरी। इनका आउटपुट बताना है, इन दोनों क्वेरी का क्या आउटपुट होगा। ठीक है। पहले में लिखा सेलेक्ट 100 + 200 फ्रॉम डुअल, और टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है? 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल में हमारे पास 5 रिकॉर्ड है। दूसरे में लिखा है सेलेक्ट 100 + 200 फ्रॉम सेल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। बताओ पहले वाली टेबल का क्या फर्क। सेल्स नाम की टेबल जो है उसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड है? 5। डुअल नाम की टेबल बाय डिफॉल्ट होती है, जो फंक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आती है। तो बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? इस वाली क्वेरी का, पहले वाली क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा थ्री नीसू? हंड्रेड 300 बी होगा सर इसका। पहले वाली क्वेरी का केवल 300 आंसर आएगा। ठीक है, ओनली 300। लेकिन दूसरे वाली क्वेरी जो है, क्योंकि ये एक टेबल पे लगी हुई है और टेबल का नाम है सेल्स, सेल्स नाम की टेबल पे एक क्वेरी लगी हुई है, तो उस टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड है। तो हर रिकॉर्ड में मान लिया टेबल, सेल्स नाम की टेबल ये है, आईडी और सेल कितनी हुई ये लिख दिया हमने। आईडी 1 2 3 4 और 5 लिखी हुई है। सेल्स में हमने 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000 ये सेल्स लिखी हुई है, कितना अमाउंट की सेल की है। ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास सेल्स में ये लिख रखा हमने 100 + 200, ये क्या करेगा? ये पूरी की पूरी रो में रिपीट हो जाएगा। 100 + 200 यानी 300, तो 300 300 300 यहाँ सारे में आ जाएगा। क्योंकि ये कोई कॉलम का नाम तो दिया नहीं, अगर कोई फंक्शन या वैल्यू हम ऐसे लिख देते हैं वो सब में रिपीट हो जाती है। तो 300 इसमें 5 बार आ जाएगा, इसमें एक बार इसमें आ गया, 5 बार 300 यहाँ पे हो गया, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाली क्वेरी है एसक्यूएल की, कि शिवा इज ए डेटाबेस प्रोग्रामर हैज टू राइट द क्वेरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, उस पे क्वेरी लिख रहे टू सर्च फॉर द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन सेल्स और आईटी डिपार्टमेंट। वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करे या आईटी में, वो लिखा। ये वाली क्वेरी लिखी हुई है, लेकिन ये क्वेरी गलत है, इससे आउटपुट नहीं आ रहा। तो आपको सही क्वेरी करवानी, क्या लिखे हो बताओ क्या होनी चाहिए? ये वाली क्वेरी लिखी थी पहले उसने, तो ये क्वेरी गलत आई, तो सही करानी है आपको। सही क्वेरी क्या होगी? सी सर। अच्छा, डी। ए और बी दोनों ए सही सर, है। ए ही होगा सर। बी नहीं हो सकता क्या? और की जगह बेटा इन भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और की जगह किसका यूज हो सकता है? इनका। इन इन और में क्या डिफरेंस होता है? फिर हम इन क्यों यूज करते हैं, कब यूज करना चाहिए हमें, और कब करना चाहिए? इन चेक करने के लिए करते हैं ना सर, किसमें है कि नहीं। है भाई, इन भी यूज होता है और भी होता है, कौन सा ज्यादा बेटर है करना? इन सर। इन और क्यों करते हैं फिर इन ज्यादा बेटर है तो? या कब कौन सा बेटर है? बता सकते हो भाई? सर डिफरेंस अगर है तो डिफरेंस के लिए हम इन का यूज कर सकते हैं। अगर क्या है? डिफरेंस है तो डिफरेंस। डिफरेंस? जी। डिफरेंस कैसा डिफरेंस?
और जैसे और में दोनों में से ये नहीं तो ये हो सकता है, और का यूज कर सकते हैं। भाई सिंपल ये बताओ ना आप, जो हमारे जी पास इन है वो एक ही जी कॉलम पे काम करता है। जैसे यहाँ डिपार्टमेंट, तो ये सारी वैल्यू डिपार्टमेंट की होनी चाहिए या हाँ नहीं। और जी जो जी हमारे पास वेयर है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि डिपार्टमेंट सेल्स हो और उसकी एज ये हो और ये हो। अलग अलग कॉलम पे भी काम कर सकता है नहीं। ठीक है। तो हमारे पास जो और है वो अलग अलग कॉलम पे भी काम कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास इन है वो सेम कॉलम पे ही काम करता है, सेम कॉलम से ही कंपैरिजन करता है। ठीक है, यहाँ पे तो दो सेम ही कॉलम की बात हो रही है, वैसे डिपार्टमेंट की तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इक्वल टू नहीं लगा के करा जाता, इन लगा के हमें करना होगा। इक्वल टू पे ये मल्टीपल वैल्यू ऐसे देके हम नहीं कर सकते। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी वाले, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्वेरी लिखी है ये वाली, एम्प्लॉय डेटा टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इक्वल टू नल। ये क्या सर्च कर रहा, सर्च फॉर द एम्प्लॉय हु आर नॉट गेटिंग एनी कमीशन। ऐसे एम्प्लॉय को सर्च कर रहे हैं जिसने को एक भी रुपया कमीशन नहीं मिला, यानी कमीशन वाले कॉलम में उसकी वैल्यू नल लिखी हुई है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे आंसर। बी सर। गलती क्या है इसकी, गलती यहाँ पे इक्वल टू लगा, नल के साथ इक्वल टू नहीं लगता, नल के साथ लगता है, क्या लगता जी है, सॉरी, इज इज लगता है, इज क्योंकि नल होना चाहिए। और नल हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये एक तरह से कंस्टेंट ही होता है, जैसे नोट नल कंस्टेंट हम यूज करते हैं। तो इसको कोट में नहीं लिखेंगे, कोट में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब हमारे पास गलत है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा है कि हमें एम्प्लॉय नाम की ही टेबल है हमारे पास, और टू सर्च फॉर द एम्प्लॉय हुज नेम बिगिन फ्रॉम लेटर आर। ठीक है, नाम आर से शुरू होना चाहिए, ये क्वेरी हमने लिखी लेकिन ये क्वेरी गलत है, तो सही क्वेरी बताइए क्या होगी। ये क्या यूज करा, सर ए परसेंटेज। ए ए हमारे होगा पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है पैटर्न मैचिंग के लिए। ए ठीक है, होगा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है किसके लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए। ये किसके साथ यूज करा जाता है, लाइक के साथ यूज करा जाता है। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ए सर। ए वाला है। हाँ सर। तो हमारे पास देखो ए वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ तक तो ये सही है, वेयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। यहाँ पे नेम में इक्वल टू की जगह लाइक लिखना है। ठीक है, क्या लिखना, लाइक, स्टार्ट विद वगैरह नहीं लिखते हम, ये लिखने। और यहाँ पे ये स्टार का यूज नहीं होगा, यहाँ पे परसेंटेज का यूज होता है। तो ये आंसर हो गया हमारे पास एक। Which command is used to change the existing information of the table? अपडेट सर। अपडेट हम क्वेरी लगाएंगे, जो उसमें इंफॉर्मेशन अगर अपडेट करनी तो अपडेट से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन ऑफ ऑर्डर बाय क्लोज इज यूज टू अरेंज द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बी सी सर। सी डी ई डीएस कौन से सी वाला, होगा, ए, डिसेंडिंग। डी ई सी 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 ये सी होगा सर। DESC। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। चलो, अब आगे हमारे पास कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, इनको हम समझते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा, विच केबल कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट ए केबल फ्रॉम ए राउटर कंसोल पोर्ट टू ए पीसी। आपने आरजी देखा होगा आरजे 45। आरजे 45 आरजे। आरजे 45 ठीक है, सर। RJ45 एक आरजे 45 केबल होता है जो राउटर से कनेक्ट करके हम अपने पीसी में या लैपटॉप। लगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर उस तरह के क्वेश्चन भी करा देना। ठीक है,
तो वो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहाँ होता है, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको कि एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट, होप टू होप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे समझने हैं। तो देखो, उसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपको बता देता हूँ। इस डायग्राम से जितनी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे मान लिया मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, या मेरा लैपटॉप है, और ये मान लिया आपका लैपटॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसपी शर्मा क्लासेस का लैपटॉप चल रहा है, ये मान लिया पंकज का लैपटॉप है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं पंकज के लैपटॉप पे। तो मान लिया मैं जीमेल से मेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जीमेल ओपन करूंगा। ठीक है, ये जीमेल ओपन करी, यहाँ पे मेल लिखा, सेंड पे क्लिक करा, तो मेल केबल से होते हुए आगे यहाँ पे चला। ठीक है, राउटर से होते हुए बाहर चला, बाहर कहीं इसको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से अलग अलग रास्ते होंगे। तो यहाँ पे भी राउटर लगे होंगे, तो वो इसको डायरेक्शन देंगे किस डायरेक्शन में जाना है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया, यहाँ पे भी अलग अलग रास्ते बने हुए, एक डायरेक्शन मिल गई, यहाँ पे जाना है। इसी तरीके से पहुंचते पहुंचते ये इसके सिस्टम पे पहुंच गया, पंकज के सिस्टम पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर जीमेल पे भेजा मैंने मेल, तो इसकी जीमेल आईडी होगी, उस जीमेल आईडी पे यहाँ पे चला गया। फॉर एग्जाम्पल हमने जीमेल पे यहाँ पे करा, या अभी जैसे जूम पे कर रहे, तो इस जूम से वहां पे उनके जूम पे पहुंच गया। अब देखो, ये जीमेल क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारे पास जीमेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो हमने प्रोसेस किया, इसका एंड पॉइंट क्या है, इस प्रोसेस का सबसे लास्ट पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे एंड हुआ, तो जीमेल पे ही हुआ। ठीक है, जीमेल से स्टार्ट हुआ, जीमेल पे ही एंड हुआ, तो ये ही इसका क्या है, एंड पॉइंट है। और ये हमारे पास प्रोसेस भी कहलाता है, कि यहीं से प्रोसेस इनिशिएट हुआ हमारे पास। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे पास प्रोग्राम एक्टिव स्टेट में आ जाता है, तो प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे हमने कुछ कंटेंट लिखा और सेंड किया जीमेल पे। तो वो एप्लीकेशन है, बिल्कुल एंड पॉइंट वही है, वहीं से स्टार्ट हुआ है, और उसी एंड पॉइंट पे जीमेल पे ही जाना है। तो जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, जीमेल एक प्रोग्राम ही है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, तो वो प्रोसेस होता है जब एक्टिव स्टेट में होता है। तो एप्लीकेशन एंड या प्रोसेस सेंडर के पास ये है, और रिसीवर के पास भी एप्लीकेशन बोल दो। ठीक है, या हम एंड पॉइंट बोल दें या प्रोसेस बोल दें, तो वो जीमेल है। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर की जिम्मेवारी है कि इस जीमेल से इस जीमेल तक लेके जाए डेटा, निगरानी रखे यहां से यहां तक, कौन सी लेयर की जिम्मेवारी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर की ही जिम्मेवारी होती है टीसीपी प्रोटोकॉल की, जो एक्नॉलेजमेंट भी देता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन बना के भेजना और वहां से एक्नॉलेजमेंट लेके आना, ये सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन हो रहा, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है, या एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कौन सी लेयर पे होता है ये सब, ट्रांस ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसकी जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट लेयर की है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गया, अब हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर किस पे काम करी थी, जीमेल से शुरू करी, लेकिन जीमेल के बाद ये हमारे पीसी पे आया। तो इस पीसी से, यानी यहां से इस पॉइंट से लेके, भाई किसकी जिम्मेवारी, यहां से लेके यहां तक के छोड़ने की, इस कंप्यूटर तक, पर कंप्यूटर पे लाके छोड़ दिया, आगे जाओ या ना जाओ, आगे ले जाने का काम फिर क्या है, किसका,
वो ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर तो पूरे पे निगरानी रख रही, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। लेकिन जो इस पॉइंट से जैसे ही कंप्यूटर से वो बाहर निकलेगा, यहां से जाके इसके कंप्यूटर तक छोड़ने का काम, ठीक है, वो किसका काम है? नेटवर्क लेयर का सर। ये काम होगा नेटवर्क लेयर का। और जो हमारे पास वो होता है बेसिकली, जो कंप्यूटर होता है नेटवर्क में, उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क में जो भी हमारे पास कंप्यूटर पीसी लगे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? होस्ट। तो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की जहां भी बात आएगी, होस्ट टू होस्ट, तो वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो होगी नेटवर्क हमारे पास नेटवर्क नेटवर्क लेयर की। ठीक है, किसकी है? नेटवर्क नेटवर्क की। ठीक है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की। अब बात आती है हमारे पास कि जैसे यहाँ से कंप्यूटर से शुरू हुआ, ये बीच में यहाँ से जाने के बाद बीच में ये पॉइंट भी आ रहे थे, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। तो जैसे मान लिया ट्रेन चल रही है, तो आप यहाँ से घर से निकले, आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, फिर यहाँ से ट्रेन में बैठे, आगे चले, दूसरा स्टेशन आया, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, पांचवा स्टेशन, आपका डेस्टिनेशन, फिर वहां पे पहुंच गए आप अपने ऑफिस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक भेजने की, जैसे एक स्टेशन मास्टर का काम होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन भेज दी, फिर अगले वाला देखेगा। आपने कुछ एल्गोरिथम भी पढ़ी होंगी कि यहाँ से यहाँ तक भेजने में हमारे पास कितने होप होते हैं, होप काउंट होते हैं। तो इनको पॉइंट को होप भी बोलते हैं। तो जिस रास्ते में कम होप पड़ते हैं, होप एल्गोरिथम ये करती है कि उस रास्ते से ही आपके पैकेट को ट्रेवल करवाती है। ठीक है, होप काउंट एल्गोरिथम होती है। इनको हम बेसिकली नोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्योंकि नेटवर्क में कोई भी डिवाइस हो उसको नोड, पीसी को होस्ट बोल रहे, और कैसी भी नेटवर्क डिवाइस हो, हर नेटवर्क डिवाइस क्या कहलाती है? नेटवर्क का पार्ट है जो नोड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट या होप टू होप या नोड टू नोड का कम्युनिकेशन जो कराएगी, वो कराएगी डीएलएल, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम होता है पॉइंट टू पॉइंट, होप टू होप, नोड टू नोड कम्युनिकेशन कराना। ठीक है, ये किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का काम है। तीनों की तीनों हार्डवेयर लेयर ही है, सिस्टम पे मतलब हार्डवेयर पे काम करती हैं। तो हार्डवेयर लेयर होगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर हमारे पास लिंक बना रही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये होप टू होप, नोड टू नोड, पॉइंट टू पॉइंट का काम डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर, फिर हमारे पास कौन सी आ गई? डेटा हमारे लिंक। पास डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये आ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है। बाकी नेटवर्क लेयर और हमारे पास ये वाली लेयर जो है डीएलएल, ये है हार्डवेयर लेयर, और फिजिकल लेयर होती है हार्डवेयर लेयर। तो इनसे रिलेटेड आपके पास 7 तरह के क्वेश्चन होंगे कि होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट, होप टू होप, नोड टू नोड। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाए तो आपको कर देना है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which factor should be considered when selecting the appropriate cable for connecting a PC to network? हमें पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है इनमें? डी ट्रांसमिशन सर। हम ये ध्यान में रखेंगे किस टाइप का सिस्टम है, मदरबोर्ड कौन से मॉडल का, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कौन है, या स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। विच फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग है केबल। मान लिया आप दुकान पे गए केबल खरीदने, केबल खरीदनी है आपको, जो पीसी से आपके मान लिया राउटर को कनेक्ट करनी। आप RJ45 केबल खरीदने गए मार्केट में, तो केबल खरीदते वक्त कौन सी चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखोगे? क्या आंसर, क्या देखो भाई, क्या चीज रखोगे आप ध्यान में? केबल खरीदनी तो सबसे पहले ये टाइप्स देखो ऑफ। कि किस कंपनी की केबल है, या किसने जो है कौन से मॉडल पे काम कर रही है ये केबल, या किस टाइप के सिस्टम पे काम कर रही है, या उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग देखोगे?
सबसे टाइप ऑफ में सिस्टम। क्या है, सबसे पहले स्पीड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। भाई जो फास्ट स्पीड। काम करेगी आज के टाइम पे स्पीड है, उस वाली केबल को लोगे, कोई सी भी कंपनी की हो, हमें क्या मतलब, ठीक है। और मदरबोर्ड का केबल से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, ना सिस्टम से मतलब है। इथरनेट केबल क्या होती है, वो हमारे पास पोर्टेबल होती है, कहीं भी किसी पर भी लगाओ, तो इनसे उसका कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो स्पीड देखो आप कौन सी की स्पीड बढ़िया चल रही है, वो वाला ही राउटर लोगे, वो वाले ही वो लोगे, आपके बजट में होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए बस। नेक्स्ट आ जाओ। ए रिपीटर टेक्स ए वीक एंड करप्टेड सिग्नल एंड क्या करता है, रीजन रीजनरेट कर देता है उसको, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे, ठीक है। इसके बाद है द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ हब। हब की जगह हम कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं, हब ब्रिज। क्या है आज के टाइम पे, आज कर के सकते हैं। हब कोई यूज नहीं करता, कर सकते ये बस थ्योरी में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली कहीं हब यूज नहीं होता, सब हब की जगह क्या यूज करते हैं, स्विच। स्विच यूज करते हैं, ठीक है। स्विच में ज्यादा पोर्ट भी होते हैं, स्विच मैक एड्रेस भी रीड करता है, कोलिजन डिटेक्शन भी करता है, कोलिजन आता ही नहीं उसमें, कोलिजन हैंडल कर लेता है, एसटीपी आरएसटीपी वीलैन सब जगह यूज किया जाता है। सबसे पावरफुल लैन के लिए सबसे पावरफुल डिवाइस जो अभी तक है वो स्विच है, ठीक है। स्विच क्या होती है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट या एनीकास्ट, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट डिवाइस है। मैक एड्रेस कर रहा है बिल्कुल स्पेसिफिक डिस, जिस डिवाइस पे हमें डेटा भेजना उसी पे भेजेगा, फालतू पे नहीं भेजेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक डिवाइस पे भेजेगा। हम सेकेंड कैसे, टाइम नहीं भेजता है ना, फर्स्ट टाइम तो भेज ही देता है ना सर। क्या, फर्स्ट टाइम तो ये भेज देता है, सेकेंड टाइम ना टेबल को मेंटेन करता है। तो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर रीड करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग भेजेगा फिर, ओके। ठीक है। स्पेसिफिक हब जो है ये ब्रॉडकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो ये सब पे ही भेज देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफर, इनमें से सबसे फास्टेस्ट ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। है, फाइबर ऑप्टिक फाइबर डीटी ऑप्टिक होगा। फाइबर ऑप्टिक्स केबल सबसे फास्ट है। ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क राउटर, टू, राउटर सर। एक नेटवर्क से राउटर दूसरे सर। नेटवर्क में जाना, जैसे ही नेटवर्क चेंज करोगे तो नेटवर्क चेंज करने के लिए राउटर काम करता है। विच ऑफ कंपोनेंट इन इज इंटरनल टू ए कंप्यूटर एंड इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू ए नेटवर्क, एनआईसी होगा सर। एनआईसी सर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी नेटवर्क NIC इंटरफेस। होता है। NIC NIC सर। कार्ड जो है हम इंटरनली कंप्यूटर में लगाते हैं, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। बिना एनआईसी के आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते, हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं कर सकते, एनआईसी आपके सिस्टम में होना चाहिए। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज लीस्ट एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे सस्ती है, कौन सी है इनमें से मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं वो सबसे सस्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोएक्सल, कैट और फाइबर ऑप्टिक्स सबसे महंगे सर हैं। कैट क्या होता है? कैट केबल। कैट बेटा केबल ही होती है, जो इथरनेट केबल होती है उसी का एक टाइप है हमारे पास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? कैट केबल जो है हमारे पास बेसिकली क्या है, जैसे वो आप यूज करते हो नेटवर्क के अंदर, कैटेगरी या कैट 5 कैट 6 वगैरह होती है ना ट्विस्टेड पेयर में, तो ये कैटेगरी बताती है किस कैटेगरी की है हमारे पास। तो एक तरह से ट्विस्टेड पेयर का ही टाइप हुआ सर। हाँ, कैट ट्विस्टेड पेयर का ही, जैसे हमारे पास हम बोल देते हैं कैट 5 या कैट 6 नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास कैटेगरी बता रही कि उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर में ज्यादातर सील्डेड वाले में यूज करते हैं वैसे हम, ठीक है। तो उसमें ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इनहांस किया क्या हमारे पास कैटेगरी अलग अलग टाइप। आजकल तो कैट 10 तक की भी आती हैं, उनकी स्पीड वगैरह उसी के बेस पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा कैटेगरी की वो लोगे आप उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। तो केबल के टाइप होते हैं हमारे पास, कैट के कैटेगरी डिफाइन करती है ये केबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट इफिशिएंट डेटा टाइप फॉर ए वेरिएबल दैट स्टोर द लेटर सी इज द डेटा टाइप। बताओ, एक लेटर है सी हमें स्टोर करना है,
तो कौन सा हम यूज करेंगे? कैरेक्टर। कैरेक्टर। कैरेक्टर में ही हो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज का है ये हमारे पास? सी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं हम। कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, ये सब होते हैं। अच्छा, टू असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू टू एनी वेरिएबल इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप पैरामीटर। बताइए क्या आंसर होगा? डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी, तो डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से दी जाती है? मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो फंक्शन का नाम मान लिया, रिटर्न टाइप हमने इंट कर दिया या वॉइड जो भी कर दिया, फंक्शन का नाम सो है, इसमें ए बी सी ये 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है किधर से असाइन करी जाएगी? राइट साइड से, पहले इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप फिर इसकी वैल्यू देने के बाद ही इसकी वैल्यू दे सकते हो, बी की देने के बाद ही ए की दे सकते हो। अगर एक की ही देनी किसी की तो केवल सी की वैल्यू ही देंगे। तो ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ द वेरिएबल मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी जिस वेरिएबल को आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो उसके राइट के सारे वेरिएबल की भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है सारे के सारे की डिफॉल्ट वैल्यू हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे हमने ए और बी की नहीं दी। ऑल पैरामीटर टू द लेफ्ट ऑफ वेरिएबल मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, नहीं भाई, हमने मान लिया ये बी है कोई वेरिएबल, इसकी वैल्यू कर दी 5, तो इसके लेफ्ट वाले की नहीं दी, ना दो, राइट वाले की देनी जरूरी है, ठीक है। नो अदर पैरामीटर, अगर इसकी दी तो बाकी की देनी जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, राइट वाले की देनी जरूरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। इनहेरिटेंस किस चीज के प्रिंसिपल पे काम करता है? रीयूजिबिलिटी के लिए काम करता है सर। हाँ, रीयूजेबिलिटी के लिए। हाँ, इनमें से कौन सा होगा? जो जनरल कैटेगरी की नॉलेज होती है रियल लाइफ की, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करने का काम किससे होता है? इनहेरिटेंस से होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बी। अब बताओ क्या कह रहे हैं, ये लिखा है टू राइट डेटा दैट कंटेन्स वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रीम यू शुड यूज। क्या यूज करेंगे? पढ़ाया था अभी, राइट क्यू का यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, किसी टाइप फ्लोट के स्ट्रीम टाइप के ऑब्जेक्ट में करना, तो राइट क्यू होता है, ठीक है, फाइल वगैरह में यूज करने के लिए। अच्छा, इसमें आ जाओ, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर एच इन कैरेक्टर वेरिएबल नेम इनिशियलाइज। बता, इनिशियल नाम का वेरिएबल है, उसमें हमें यहाँ पे क्या करना है? बी सर। लेटर एच। हाँ, तो क्या करेंगे? कौन से वाला? बी। ए वाला ऑप्शन करेंगे, बी वाला करेंगे? बी बी वाला सर। करेंगे। ए में सेमीकोलन नहीं है, ठीक है, और बाकी में इन्वर्टेड कोमाज, कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट लगता है सी लैंग्वेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ओवरलोड एज एन ऑपरेटर। तो कौन सा ऑपरेटर इनमें से ओवरलोड हो सकता है? ओवरलोड ऑपरेटर बताए थे क्या होते हैं हमारे पास, कौन कौन से नहीं हो सकते? 5 ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे तो इंटू वाला है तो ऑपरेटर लिखना पड़ता है हमें पूरा, उसके बाद करके इंटू को ओवरलोड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? सी एजूर। एज्यूर। एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। AWS आपके पास है ही, अमेजन वेब सर्विसेज होती है। एक मिनट रुको यार, एक और मिनट। हाँ, समझ आ गया भाई बच्चों, एज्यूर हमारे पास होता है क्या, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। आवाज आ रही है ना? आवाज तो ओपन है। हाँ सर। तो और AWS देखो, जो ये अमेजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अमेजन जो है उसका एक बहुत बड़ा काम IT का भी है, ठीक है। अमेजन का ये काम नहीं है कि ये केवल डिलीवरी वाले काम करती है ई कॉमर्स का काम, तो अमेजन का IT का भी काम है, और IT का काम जो है AWS के नाम से है उनका, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर IBM तो हमारे पास बेसिकली कंपनी का नाम है। क्लाउड एरा जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक कंपनी है, ये भी हमारे पास बेसिकली वही क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है,
ठीक है। तो इनका भी एक क्लाउडेरा डेटा प्लेटफॉर्म के नाम से वो आती है, क्लाउड सर्विसेज आती है। ठीक है, तो वो अपने नाम से यूज करते हैं, क्लाउडेरा के नाम से ही, क्लाउडेरा डेटा प्लेटफॉर्म के नाम से। ठीक है। AWS अमेजन वालों की, एज्यूर जो है हमारे पास किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की, IBM जो है हमारे पास कंपनी का ही नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। सास की फुल फॉर्म बताओ, सास क्या सिस्टम होती एज है? ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बी नंबर होगा सिस्टम एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर सी सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम। फिर एज ए सिस्टम, एज ए डी। सिस्टम या सर्विस? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगा सर। सर्विस। भाई पंकज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। ये हमारे पास क्लाउड सर्विस कौन कौन सी होती है? एक होती है आस, एक होती है पास, और एक पास होती है उसके बाद सास। सात। ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर इसकी, और सबसे कम सास की होती है। ठीक है। तो आस जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास क्लाउड सर्विस के क्लाउड सर्विसेज है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर, नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड? हाँ बेटा। सर ये तीनों थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पास में और आस में। पास मतलब में और आस में। क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, आस का मतलब होता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए कोई कंप्यूटर भी नहीं खरीदा, आप कंप्यूटर भी किसी थर्ड पार्टी का ही ले रहे, सर्विस लिया आपने। मतलब जैसे आप किराए पे कंप्यूटर ले लिया आपने किसी का, किराए पे, वो रखा भी किसी दूसरे के पास है, मान लिया अमेजन से ही ले रहे हैं आप, तो अमेजन वालों ने आपको एक कंप्यूटर भी प्रोवाइड करवाया है, उसी पे सर्वर इंस्टॉल कर दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, आपके मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। आपको जो भी काम करना, आप उस कंप्यूटर को यहीं पे अपने मोबाइल से कनेक्ट एक्सेस करके उस पे कर सकते हो। ठीक है। तो आपको मान लिया, जैसे मान लिया आपको, आपके पास एक 30,000 का लैपटॉप है बस, लेकिन आपको एक सर्वर बनाना है, और सर्वर बनाने के लिए आपको जो मेमोरी रखनी, प्रोसेसर रखना, वो सिस्टम आपका बन रहा है 1.5-2 लाख रुपए का। 24 घंटे वो चालू रखना आपको, उसके साथ साथ उस पे सर्वर इंस्टॉल रखना है, बहुत सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, वो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब आपके पास वो पॉसिबल नहीं उसको मेंटेन करना, चलाना, तो आप क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्टी से ले लिया आपने। ठीक है, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर वगैरह, उनसे पूरा सर्वर ही ले लिया, और वहीं पे सारा डेटा अपना अपलोड कर रहे, आप अपने 30,000 वाले लैपटॉप से बस उसको एक्सेस कर रहे, मैनेज कर रहे, काम सब वहीं पे हो रहा है, वो 24 घंटे चल रहा, वो देख रहे हैं वहां पे। ठीक है। तो वो क्या होता है, आस होता है, मतलब आपने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा सिस्टम ही ले लिया, रखा भी उनके पास ही, बस कंट्रोल आपके पास है। ठीक है। आप उसका किराया दे रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पास, कि सिस्टम तो आपके पास है, ठीक है, लेकिन आपको मान लिया प्लेटफॉर्म चाहिए, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, या जैसे मान लिया आप को वीडियो एडिटिंग करनी, तो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में नहीं डाल के किसी दूसरे सर्वर पे, किसी के दूसरे के सिस्टम पे है, आप उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं, और वहां पे अपना एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग, जैसे मान लिया यूट्यूब पे आपने वीडियो डाल दी, वहीं से एडिटिंग कर दी। ठीक है। तो आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, यूट्यूब से ही हो गया, यूट्यूब के सर्वर से, तो आपने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज कर लिया। ठीक है। तो पास हमारे पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पर आप क्या करते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है हमारे पास सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, कि आप प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे, आप केवल उसका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। जैसे मान लिया आपने MS एक्सेल का काम करना होता है, आपको एक्सेल में काम करना होता है, तो आप MS एक्सेल आपको इंस्टॉल करना, खरीदना, ये सब करना, MS ऑफिस आप नहीं चाहते, आप सर्विस ले लेते हो गूगल सीट की, आप गूगल सीट पे काम कर रहे, वर्ड का काम गूगल डॉक पे कर रहे, फ्री में हो जा रहा वहां पे, और वहीं से कर रहे, तो
आपने गूगल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप। तो जहां पे केवल सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं केवल वही आप एक्सेस कर पाएंगे, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब एक पूरा प्लेटफॉर्म जिससे आप दूसरे सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो, विजुअल कोड, ये VS कोड वगैरह हम यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं, वो हमारे पास एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम करती है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। इसके ओके। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड। क्लाउड का टाइप कौन सा नहीं है इनमें? प्रोटेक्टेड। हाइब्रिड क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड नहीं होता क्लाउड। पब्लिक का मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे जीमेल की सर्विस कोई भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, गूगल सीट वगैरह। और प्राइवेट जो है हमारे पास, वो कौन कर रहा है हमारे? प्राइवेट मतलब स्पेसिफिक कंपनी के हैं या आपने परचेज करके यूज करे। हाइब्रिड मतलब मिक्स है, कंपनी के लिए भी है और बाकी जो है परचेज करके कोई और भी कर सकता है। ठीक है, तो वो हाइब्रिड में हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड कोई नहीं। हाँ भाई सचिन, तुम्हारा कौन सा एग्जाम है अभी? सर मैंने तो EMRS का भर रखा है वो फॉर्म। अच्छा, EMRS का है। हाँ ठीक है, HPSC का नहीं दे रहे तुम? सर, HPSC का नहीं दे रहा। अच्छा चलो। दिस सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड एंड कॉपीड फ्रीली बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फ्रीवेयर होगा सर। प्रीवियस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉपी यूज कर सकते हो आप फ्री में। ठीक है, और कैन बी यूज एंड कॉपी कर सकते हो बट उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप मान लिया किसी का सॉफ्टवेयर लिया आपने फ्री में यूज करे, लेकिन एडिट करके अपना नाम वाम या चेंजेस करके नहीं कर सकते, तो वो केवल फ्रीवेयर होते हैं हमारे पास। ठीक है, ओपन सोर्स में आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फ्रीवेयर में आप चेंजेस नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो बस। तो ये हमारे पास होंगे। ठीक है, इसके बाद के आगे के क्वेश्चंस जो है फिर कल करते हैं हम। ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लेना, इनमें मिक्स क्वेश्चन ही है, बाकी फिर कल कर लेंगे। ठीक है, ओके सर सर। एक क्वेश्चन था रैंडम से रिलेटेड। इसका आंसर इथिकल हैकिंग होगा सर। क्या बेटा? इसका सर एक इसका क्वेश्चन था रैंडम। एक मिनट, एक बोलो। क्या कह रहे, रैंडम क्या कह रहे? रैंडम क्वेश्चन था कि सर रैंडम मैं कह वेरिएबल? रहा था एक पाइथन का रैंडम से रिलेटेड क्वेश्चन था सर, वो पूछ रहा था रैंडम में जो जैसे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं रैंडम डॉट रैंड इन करके, तो उसमें हाँ जो रेंज जैसे हम डाल रहे हैं 1 to 3, तो उसमें हाँ, 1 to 3 में सर कितनी वैल्यू उसमें, तो 1 से लेके 3 में कोई भी एक वैल्यू देगा ना उसमें, अगर लूप यूज कर रहे हैं, हम लूप यूज कर रहे हैं उसके अंदर। देखो अगर आप यूज कर रहे हो, आपने ये लिखा रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इन। रैंड इन। हाँ, हाँ, अच्छा और उसके उसकी बाद। रेंज सपोज 1,1,3 दे दी हमने। हाँ, तो इसमें या तो 1 आ सकती है या 2 आ सकती है, 3 में से कोई एक आएगी। एक आएगी। ठीक है, एनी वन इनमें से। हाँ। अब लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार है, ये नहीं तीनों आ जाएंगी, आएगी एक ही। अच्छा, लूप में मैं अगर इसकी इसकी जो लेंथ चला दी लूप में, तो उसमें भी एक ही आएगी। लूप तो जितनी बार चलेगा फिर उतनी बार आएंगी ना, क्योंकि ये फंक्शन उतनी बार कॉल होगा, उतनी वैल्यू आ जाएंगी जितनी बार लूप चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इनमें से ही वैल्यू रिपीट होंगी। अच्छा, अच्छा, अगर सर दो बार रैंडम, दो बार लगा दी, जैसे ऊपर 1,3 डाल दिया, दूसरे में डाल दिया 2,4, अब हाँ उसमें फिर लूप में चला दिया, जैसे दो दो मैंने लिया, तो उसमें दो में एक 2,3 और दूसरा 2,4, तो उसमें क्या आ जाती है फिर, वो कैसे चलेगा, वो कैसे काम करेगा सर? जो लूप है, लूप तो आप ऐसे चलाओगे ना, रेंज में चलाओगे ना, हाँ हाँ। तो वो तो लूप तो जितनी बार चला रहे, मान लिया रेंज में लिख दिया आपने 2,3 लिख दिया, हम्म। तो लूप कितनी बार चलेगा? ये एक बार चलेगा। हाँ 2,4 कर दोगे तो 2 बार चलेगा। ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बार कर दी, मान लिया आपने रैंड इंट में यहाँ पे कर दी 2,4 कर दी, तो इसमें 2, 3, 4 में से कोई भी एक वैल्यू आएगी। अच्छा। ठीक है, तो ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ही वैल्यू चलेंगे, अगर ये लूप के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ भाई, और कौन क्या पूछ रहा था?
और भी कोई कुछ पूछ रहा था ना? जी सर, एक क्वेश्चन मेरा था सर। हाँ, सर लिखा हुआ है सर पुश 5, अच्छा, पुश 5। हाँ, पुश 8, पुश 8, पुश 8, पॉप, पॉप, पुश 2, अच्छा, पुश 5, पुश 5। उसके उसके बाद पॉप, हाँ, उसके बाद पुश 1। पुश 1, जी सर। ये ये लिखा। जी ये मैं भूल गया सर, कैसे आंसर आएगा सर ये? इसमें एक स्टैक बनाना है। उसमें पहले जी पुश 5 है तो 5 एंटर कर दो, फिर पुश 8 है तो 8 एंटर कर दो। ठीक है। जी फिर जी। पोप लिखा तो सबसे ऊपर वाला डिलीट मार दो, ये खाली। फिर पुश 2 लिखा तो यहाँ पे अब 2 कर दो। फिर पुश अच्छा 5 अच्छा। लिखा तो यहाँ पे 5 कर दो। फिर पोप लिखा तो यहाँ से ये 5 को डिलीट, फिर पुश 1 कर दिया तो 1। तो इसमें 3 एलिमेंट रह गए। ठीक है। जी जी 5 जी और समझ गया सबसे सर। ऊपर 1 रहा टॉप पे। जी समझ गया जी 5 to 1। हाँ। ओके सर।